कपिल नगर के राजा दुर्जन सिंह अपने नाम के अनुरूप ही क्रूर और अन्यायी थे। प्रजा पर दुर्जन सिंह के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में राजा दुर्जन सिंह के कई शत्रु भी हो गए थे। एक दिन एक सैनिक बोला, महाराज, रूपनगर से लगान लेकर आती बैलगाड़ियों को नकाबपोश ने लूट लिया है। ओह, इस नकाबपोश डाकू का प्रकोप तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राग रंग के रसिया राजा की कमजोरी का लाभ हर कोई उठाना चाहता था। सेनापति सोचने लगा, अगर महाराज इस तरह अय्याशी में मस्त रहे तो मैं जल्दी इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। मुझे किसी ऐसे उचित अवसर की तलाश है जहां मैं महाराज और उनके पुत्र राजकुमार नरेश को अपने रास्ते से हटाकर इस राज्य और राजकुमारी कल्पना को हथिया लूं। राजकुमारी कल्पना राजकुमार नरेश से बोली, भैया, पिताजी जिस तरह दिन प्रतिदिन प्रजा पर जुल्म ढा रहे हैं और राज्य की जिम्मेदारी से लापरवाह होते जा रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये राज्य कभी भी अपने हाथ से निकल सकता है। कुछ करो भैया। मैं पिताजी को समझाते समझाते थक गया हूँ कल्पना, पर वे किसी की एक नहीं सुनते। तुम एक बार फिर कोशिश करो भैया, शायद अब पिताजी तुम्हारी बात मान जाएं। ठीक है मेरी बहन, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देखिए पिताजी, अब ये सब आपको शोभा नहीं देता। आपको प्रजा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और ये सब करते समय आपको ये तो सोच लेना चाहिए कि आपके पुत्र और पुत्री अब बच्चे नहीं रहे। बदतमीज, तेरा इतना साहस कि तू हमें सीख दे। दूर हो जा हमारी नजरों से। अगर तू अब एक पल भी राजमहल में दिखाई दिया तो हम तेरी हत्या कर देंगे। हम तुझे इसी समय राज्य छोड़ने का आदेश देते हैं। अचानक राजकुमार चिल्लाकर बोला, हाँ, चला जाऊंगा मैं इस राज्य से। मैं स्वयं ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहता जिसका राजा अपनी प्रजा से ज्यादा अपनी अय्याशी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। फिर राजकुमार तीर की भांति महल से बाहर निकल गया। उसी समय जैसे वज्र आ गिरा था राजा पर। एक सैनिक बोला, अनर्थ हो गया महाराज, नकाबपोश और उसके साथियों ने राजकोष पर हमला कर दिया है। सेनापति, जाओ, मुकाबला करो। आज वे जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही सेनापति सैनिकों को लेकर रवाना हो गया। दूसरी तरफ नकाबपोश बोला, आगे बढ़ो साथियों, आज राजकोष में रखा सारा धन हमारा होना चाहिए। तभी सेनापति बोला, वे रहे डाकू, सैनिकों, टूट पड़ो उन लोगों पर। फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया। सैनिकों और डाकुओं के बीच। घायल होने के पश्चात भी नकाबपोश वीरता से लड़ रहा था। नकाबपोश सोचने लगा, सैनिकों की संख्या पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है और मेरे साथी कम होते जा रहे हैं। अब तो यहाँ से भागकर ही अपने प्राण बचाने होंगे। वे अपने साथियों से बोला, वापस चलो साथियों। सेनापति बोला, सैनिकों, पीछा करो उसका, वे बचकर नहीं भागना चाहिए। कुछ सैनिक नकाबपोश के पीछे भागे, परंतु वे कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। महल पहुंचकर सेनापति बोला, महाराज, उसके सारे साथी तो मारे गए, मगर वे नकाबपोश किसी तरह भागने में सफल हो गया। कोई बात नहीं सेनापति, उसके साथियों के समाप्त होने का मतलब है उसका समाप्त होना। आज हम बहुत खुश हैं सेनापति, तुरंत ही नृत्य का प्रबंध किया जाए। फिर सेनापति सोचने लगा, राजकुमार का कांटा स्वयं ही मेरे रास्ते से हट गया है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं यहाँ का राजा होऊंगा और राजकुमारी कल्पना मेरी पटरानी। राजकुमारी कल्पना
अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी, आज भैया को गए हुए 20 दिन गुजर चुके हैं, जाने वे कहाँ और किस हाल में होंगे। तभी वहाँ दाई माँ आई और बोली, राजकुमारी, तुमने ये अपनी क्या हालत कर ली है? इस कक्ष में बैठी कब तक यूं ही घुलती रहोगी? बाहर निकलकर घूमने जाया करो बेटी। दाई माँ, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटी, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन दाई माँ, लेकिन कुछ नहीं, आज तुम्हें इस कक्ष से बाहर निकलना ही होगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आखेट पर जाने के लिए रथ तैयार करवाती हूँ। वन में पहुंचकर राजकुमारी बोली, यहाँ कितना मनोरम वातावरण है। अभी कुछ ही पल बीते थे कि वहाँ कुछ लोग आ खड़े हुए। राजकुमारी बोली, कौन हो तुम? चुपचाप हमारे साथ चलो राजकुमारी, वरना हम तुम्हें भी सैनिकों की भांति मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। दुष्ट, छोड़ दे मुझे, बचाओ बचाओ। जितना जी चाहे चिल्ला ले, इस जंगल में तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। अचानक एक आवाज सुनाई दी, ठहरो। सभी आवाज के दिशा में घूमे तो देखा नकाबपोश डाकू था। उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, पकड़ लो इसे, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। नकाबपोश बोला, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है कमीनों। आ जाओ, नजर बटुओ, आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नकाबपोश ने उन सभी लोगों को घायल कर दिया। तभी राजकुमारी बोली, कहीं तुम वही नकाबपोश डाकू तो नहीं जिसका आतंक पूरे कपिल नगर में फैला हुआ है? हाँ, मैं वही डाकू हूँ। आओ, तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ दूँ। तुम इतने बुरे तो नहीं हो जितना तुम्हारे बारे में बताया जाता है। राजकुमारी, मनुष्य स्वयं बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा दिल कहता है तुम्हारे डाकू बनने के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तुमने ठीक पहचाना राजकुमारी, मेरे डाकू बनने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, परंतु संक्षेप में तुम बस इतना ही जान लो कि मेरे डाकू बनने का मुख्य कारण तुम्हारे पिता दुर्जन सिंह हैं। राजकुमारी, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है, अब मैं चलता हूँ। और इससे पहले कि राजकुमारी कल्पना कुछ कह पाती, नकाबपोश वहाँ से चला गया। कितना भला था बेचारा, लोग व्यर्थ ही उसे बदनाम करते रहते हैं। दूसरी तरफ सेनापति बोला, कौन था वह जिसने तुम सबकी ये हालत कर दी है? वह वही नकाबपोश डाकू था सरकार, जिसकी वजह से राज्य के सारे सैनिक थर-थर कांपते हैं। हम तो राजकुमारी को पकड़कर आपके बताए स्थान पर ले ही जा रहे थे कि अचानक जाने कहां से वह आ टपका और हमारा ये हाल बनाकर रफू चक्कर हो गया। वह अकेला डाकू तुम सबको चकमा देकर चला गया। धिक्कार है तुम सब पर, चले जाओ यहाँ से। इस राज्य को प्राप्त करने से पहले मुझे उस नकाबपोश डाकू को समाप्त करना होगा, जो राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, वरना वह मेरे राजा बनने के बाद भी मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। वह नकाबपोश डाकू अत्यधिक वीर और फुर्तीला है। उससे निपटने के लिए मुझे भी अपार शक्ति की आवश्यकता होगी और अपार शक्ति के लिए मुझे अपने गुरु से मिलना होगा। और सेनापति अपने गुरु से मिलने के लिए चल पड़ा। जल्दी वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम गुरुदेव। आओ रणबीर सिंह, आओ, कहो आज कैसे याद किया अपने गुरु को? गुरुदेव, मैं बहुत संकट में हूँ। अगर आज आपने
मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस राज्य का राजा कभी नहीं बन सकता। तुम इस राज्य के राजा अवश्य बनोगे रणवीर सिंह। हम तुम्हारी हर तरह की सहायता करेंगे। कहो क्या कष्ट है तुम्हें? फिर रणबीर सिंह ने अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बता दी, जिसे सुनकर गुरुदेव बोले, ओह, तो तुम नकाबपोश डाकू का अंत करना चाहते हो? जी गुरुदेव, और ऐसा आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। रणवीर, तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। और कुछ देर के पश्चात उसके गुरुदेव वापस आए और बोले, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक विशेष युद्ध कवच है। इसे पहनकर युद्ध करने वाला न आज तक हारा है और न हारेगा। इसे ले जाओ और उस डाकू पर विजय प्राप्त करो। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अब मुझे कपिल नगर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमने तुम्हारी हर संभव सहायता की है रणवीर सिंह। कपिल नगर का राजा बनते ही गुरुदेव को मत भूल जाना। आप चिंता ना करें गुरुदेव। जिस दिन मैं कपिल नगर का राजा बन गया, उस दिन से तुम्हें अपने भोजन की तलाश में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। शाबाश रणवीर, शाबाश। जाओ, दुश्मनों का नाश करो और कपिल नगर के राजा बनो। गुरुदेव मन ही मन बोला, राजा दुर्जन सिंह, अब वो दिन दूर नहीं जब मुझे राज्य से निकालने की सजा तुझे मेरा शिष्य देगा। धन्यवाद गुरुदेव। अब इस कवच की सहायता से मैं उस डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी महल में पहुंचकर सेनापति रणबीर सिंह बोला, महाराज, मैंने अटल निर्णय कर लिया है कि मैं अब उस नकाबपोश डाकू को बंदी बनाकर ही दम लूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है सेनापति। अगर तुम ऐसा कर सको तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। फिर ठीक है महाराज, कुछ ही दिनों में वे नकाबपोश डाकू आपके कदमों के नीचे होगा। मैंने एक ऐसी शानदार योजना बनाई है जो कभी विफल नहीं हो सकती। इधर दूसरी तरफ वह नकाबपोश बोला, इस धन को पूरी बस्ती में बांट दो राघव। कोई घर ऐसा ना हो जिसमें आज चूल्हा ना जले। उस बस्ती के लोग बोले, तुम कितने दयावान हो बेटे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। मेरे लिए तो तुम देवता हो भैया। मैं तो ईश्वर से पहले तुम्हारी पूजा करता हूँ। फिर और कुछ लोग बोले, हमारा आपसे निवेदन है कि आप आज रात यहीं रुककर बस्ती में होने वाले वार्षिक उत्सव का आनंद उठाएं। आज आपको रुकना ही पड़ेगा, वरना हम वार्षिक उत्सव नहीं मनाएंगे। ठीक है भाइयों, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। फिर बस्ती के लोग वार्षिक उत्सव की तैयारी करने में जुट गए, जबकि इधर राजमहल में एक गुप्तचर ने सेनापति को खबर दी, सेनापति जी, वे नकाबपोश डाकू आज आनंद नगर गाँव में ठहरकर वार्षिक उत्सव का आनंद उठा रहा है। सेनापति बोला, आज उसके आनंद का आखिरी दिन होगा। सेनापति ने गुरुदेव द्वारा दिया गया कवच पहना और चल पड़ा नकाबपोश से लड़ने। इधर आनंद नगर में वार्षिक उत्सव चल रहा था। गांव में सेनापति और उसके सैनिक पहुंच जाते हैं। अगले ही क्षण नकाबपोश बोलता है, मैं चलता हूँ दोस्तों। तभी सेनापति बोला, आज तू मेरे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। आज तेरे जीवन का आखिरी दिन है दुष्ट। और अगले दिन राजधानी में तो जैसे तूफान आ गया। लोगों में चर्चा होने लगी, सेनापति ने नकाबपोश डाकू को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो कमाल हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? सुना है सेनापति के गुरु ने उन्हें
कोई ऐसा युद्ध कवच दिया था जिससे उसकी शक्ति उस डाकू से 4 गुना हो गई। खबर तुरंत ही राजमहल में पहुंची। सेनापति नकाबपोश डाकू को गिरफ्तार करके ला रहे हैं महाराज। सच? आओ सेनापति आओ, सफलतापूर्वक लौटने पर हमारी बधाई स्वीकार करो। सेनापति, हमें राज्य के सबसे बड़े शत्रु का चेहरा तो दिखाइए। अगले ही क्षण यह देखिए महाराज, अरे यह तो सेनापति रणवीर सिंह हैं। तभी वह दूसरा व्यक्ति बोला, आज वह समय आ गया है महाराज कि जब मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मुझे राजकुमार नरेश कहते हैं महाराज। राजकुमार नरेश, तुम डाकू? मैं डाकू था नहीं पिताजी, मगर उस देवता स्वरूप नकाबपोश डाकू के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए मुझे डाकू बनना पड़ा। उस दिन जब मैं राजमहल छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब मैं कराहते हुए मनुष्य के पास पहुंचा तो मैंने देखा वह नकाबपोश डाकू है। तभी उसने कहा, इधर आओ पुत्र नरेश, तुम तो नकाबपोश डाकू हो। हाँ पुत्र, मैं नकाबपोश डाकू हूँ, लेकिन मेरी वास्तविकता जानकर तुम अचंभित रह जाओगे। और जब नकाब हटा तो सचमुच ही मैं उछल पड़ा। वह नकाबपोश डाकू और कोई नहीं बल्कि मेरे चाचा अभय सिंह थे। चाचा जी, आपको तो पिताजी ने 10 वर्ष पहले देश निकाला दे दिया था। फिर आप, ये बहुत लंबी कथा है पुत्र, और मेरे पास सब कुछ सुनाने का वक्त नहीं है। संक्षेप में तुम इतना जान लो कि भाई साहब ने मुझे प्रजा के हितों का पक्ष लेने पर राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं प्रजा के हितों के लिए ही डाकू बना। आज मेरा अंतिम समय आ गया है पुत्र। अगर तुम्हें प्रजा से जरा भी प्यार है तो मुझे वचन दो, तुम सदा प्रजा के हित के लिए लड़ते रहोगे। अभी मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही चाचा जी के प्राण पखेरु उड़ गए। चाचा जी, मुझे सौगंध है, आज के बाद मैं जीऊंगा तो प्रजा के लिए और मरूंगा तो प्रजा के लिए। फिर मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि नकाबपोश डाकू की मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं नकाबपोश डाकू बन जाऊं तो मेरा कार्य आसान हो सकता है। मुझे सबसे पहले पिताजी के आसपास नियुक्त चापलूसों को खत्म करना होगा। मैं आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की खोज में रहने लगा। तभी मैंने देखा कि सेनापति एक सैनिक से बोल रहे थे, आज राजकुमारी कल्पना शिकार को जा रही है, उसका अपहरण करके उसे हमारे गुप्त महल में पहुंचा दो। फिर मैं राजकुमारी को बचाने के लिए सैनिकों पर टूट पड़ा था। उस दिन जब मैंने सेनापति को इसके दुष्ट गुरु से बातें करते सुना तो मुझे इसकी योजना का पूरा पता चल गया और मैं सोचने लगा, अब मुझे इससे सतर्क रहना होगा। और जब ये मुझे पकड़ने पहुंचा तो मैं सोचने लगा, इसकी सारी शक्ति इसके कवच में है। अगर मैं किसी तरह इसका कवच उतारने में सफल हो जाऊं तो मैं इस पर विजय पा सकता हूं। फिर मैं उसका कवच उतारने में सफल हो गया और फिर हम दोनों में जो लड़ाई हुई उसमें मैंने सेनापति को संभलने का मौका नहीं दिया। फिर मैं तुरंत ही इसके गुरु के पास पहुंचा और बोला, अगर तूने कोई दुष्टता की तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग इसके गुरुदेव को लेकर जाओ और मैं सेनापति को लेकर राजमहल पहुंचता हूँ। इस तरह आपके दोनों अपराधी आपके सामने हैं पिताजी, जिन्होंने आपकी हत्या करके इस राज्य के स्वामी बनने की सोची थी, जिन्होंने राजकुमारी कल्पना पर बुरी नजर डाली थी। ये आपके
वो विश्वास पात्र साथी हैं पिताजी, जिनकी वजह से आपने चाचा जी और फिर मुझे राज्य से निकाल दिया। इन्हीं के वजह से आपने अपने हितैषियों की एक ना सुनी, क्योंकि ये आपको हर समय राग रंग में डुबोए रखते थे। ये आपको सुरा और सुंदरी में इतना डुबोए रखते थे कि आपको इनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। पहले चाचा जी और अब मेरी वजह से ये हमेशा आप पर वार करने से हिचकिचाते रहे, वरना ये तो कभी का आपको समाप्त करके इस राज्य और राजकुमारी कल्पना के स्वामी बन गए होते। अचानक महाराज दुर्जन सिंह तड़प उठे और बोले, बस पुत्र बस, तुमने हमारी आंखें खोल दी है। वास्तव में हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे। सचमुच हमें राग रंग के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैं इन चापलूसों और सत्ता के लोभियों के बीच फंस गया था। सचमुच अभय और तुम ना होते तो इन्होंने कब की हमारी हत्या कर दी होती। ले जाओ इन दुष्टों को और मौत के घाट उतार दो। पुत्र, अब इस राज्य का भार तुम संभाल लो। हम अपना बाकी समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहते हैं। इस तरह शायद हमारे द्वारा किए पापों का प्रायश्चित हो सके। राजकुमारी कल्पना अपने भाई नरेश को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, भैया, आखिरकार आपने पिताजी को सही राह पर ला ही दिया। नरेश अब राजा बनकर अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा और सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।